आइंस्टाइन की एक इक्वेशन है E=mc², वेयर E इज एनर्जी, वो इक्विवेलेंट है m मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट। अब उसके लिए क्या चाहिए? स्पीड ऑफ लाइट आपकी सोल को मूव करने के लिए, है ना। जैसे मेरे को अभी थोड़ी देर पहले दिखा कि आपका जो हो रहा है वो येलो कलर का है। बॉडी खुद ठीक करेगी, हम हीलिंग सेंड कर रहे हैं, वो आपको खुद रिस्पॉन्स देगी, आपको खुद पता चलेगा ये मेरी हीलिंग स्टार्ट हो गई है। हाँ देखो, बहुत बारी ऐसा होता है ना कि डॉक्टर भी कह देता है कि दवा नहीं, अब दुआ असर करेगी, तो वो जो दुआ है वो आपको हीलिंग की फॉर्म में आएगी। तो ऐसा भी कोई केस होता है कि आपके पास जिसमें हीलिंग प्रोसेस ने काम नहीं किया? वो तभी काम नहीं करेगा अगर आप उस प्रोसेस का पूरा पार्ट नहीं बनोगे। अगर आप पूरा पढ़ ले रहे हो और एग्ज़ाम वाले दिन नहीं जा रहे हो तो फिर तो आपको क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगी ना। तो ऋषि जो होते थे उनके हाथ में होता था पित्तल का और उसमें पानी होता था, वो कुछ भी किसी को श्राप भी दे रहे हैं तो वो मंत्र पढ़ रहे हैं और उसको दे रहे हैं, क्यों? पानी वो एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है और वो वहाँ जाके वर्क कर रही है। ब्लैक मैजिक में एनर्जी मैनिपुलेशन ऐसे ही होता है, उसको नेगेटिवली इम्पोज किया जाता है किसी में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट नवीन कुमार वर्मा द अल्फा पीपल के 4th एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी हीलिंग। कुछ लोगों के लिए ये टॉपिक थोड़ा मिस्टीरियस हो सकता है, पर ये हमारे कल्चर में बहुत पुराना है और इस पर बहुत रिसर्च भी की गई है। और हमारे आज के गेस्ट इसी फील्ड में काफ़ी सालों से रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। लेट्स वेलकम आकांक्षा मारवा। थैंक यू आकांक्षा टू बी पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट। सो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू आपके नए चैनल के लिए। थैंक्स अ लॉट। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने हमारा इनवाइट एक्सेप्ट किया। सो मैम, आज का हमारा टॉपिक है हीलिंग्स पे, एनर्जी हीलिंग्स। तो आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए कि एनर्जी हीलिंग्स होती क्या है एक्चुअली में। ठीक है, देखो एनर्जी हीलिंग, पहले तो हम इस वर्ड को समझते हैं, क्योंकि जो हम स्कूल से समझते हैं उस चीज़ से समझे हम तो हमें कोई भी चीज़ समझने में आसानी होती है, क्योंकि हमने वो पढ़ा है, हम उसको देखते आ रहे हैं। तो एनर्जी को अगर स्कूल की डेफिनेशन देखोगे, आप एनसीईआरटी की डेफिनेशन देखोगे तो वहाँ कहा जाता है कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब काम करने की क्षमता या हीट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी। जैसे कि अगर मैं हाथों को रब करूँगी तो हीट जनरेट होती है, ठीक है, एनर्जी जनरेट होती है, तो उसको कहा जाता है एनर्जी। और हीलिंग क्या होता है? हीलिंग वर्ड तब आता है जब हम रिकवरी की बात करते हैं। तो मतलब रिकवरी किस चीज़ की? आपकी किसी इंजरी की रिकवरी हो सकती है, कोई इलनेस की रिकवरी हो सकती है, या आपकी इमोशनल कोई डिस्ट्रेस की रिकवरी। तो एनर्जी हीलिंग में हम एनर्जी का यूज़ करते हैं जो एज इट इज़ प्रोवाइडेड है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर मैं अपना हाथ भी रब कर रही हूँ तो एनर्जी जो जनरेट हो रही है, तो उसको हम यूज़ करते हैं रिकवरी पर्पज़ के लिए। सो ओवरऑल ये वही एनर्जी है जिसके बारे में हम 8th क्लास में 10th क्लास में जो बात करते, जो हमें डर लगता था कि ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये सेम एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। हाँ, हम वही एनर्जी की बात कर रहे हैं। जब हम काइनेटिक एनर्जी, जैसे आपने बोला, तो जैसे ये फिजिक्स का वर्ड है काइनेटिक एनर्जी, तो आप एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हो। एनर्जी होती है शक्ति, जो हम हिंदी में बोले तो होती है शक्ति, तो हम उसी की बात कर रहे हैं जो एज इट इज़ प्रेजेंट है। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है कि हर चीज़ जो होती है इट कम्स फ्रॉम अ सोर्स। हर चीज़ का सोर्स क्या होता है? एनर्जी। अगर आप किसी जैसे किसी की भी पूजा कर रहे हो, गॉड की, डेटी की कर रहे हो, तो आप एक एनर्जी सोर्स की पूजा कर रहे हो। आप भी एनर्जी से बने हो, आपकी सोल भी एक एनर्जी कैरी कर रही है। तो ये सब कुछ वही एनर्जी है जिसके बारे में हम बात करते हैं स्कूल लेवल पे। एनर्जी हीलिंग का कंसेप्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? देखिए अभी क्या है कि आप हर किसी भी कंट्री का आप कोई भी डाटा ऐसे होलिस्टिक साइंस का उठाओगे तो वहाँ पे एनर्जी हीलिंग का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। जैसे कि अभी इस टाइम पे रेकी हीलिंग को बहुत वाइडली मतलब पॉपुलर कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो वो तो जापान से आया है। रे और की 2 वर्ड से बना है, ठीक है। उसका मीनिंग होता है यूनिवर्सल एनर्जी। तो वहाँ से मतलब वो यूनिवर्सल एनर्जी को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम अपने जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो अगर हम यहाँ का भी डाटा देखेंगे तो यहाँ पे भी स्पर्श चिकित्सा आपने सुना होगा। जो पुराने ऋषि जो थे वो वैसे हील करते थे, मतलब हमेशा सर्जरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, वो थोड़ा लेट आया। तो इससे पहले स्पर्श चिकित्सा होती थी।
तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी है, ये वहाँ जापान में रेकी की फॉर्म में है। चाइनीज कॉन्सेप्ट आप देखोगे तो ची गोंग करके होता है, ची एनर्जी, उसको यूज़ करते हैं। तो ये हर जगह से आया है। तो अगर आप अभी इस टाइम पे आप देखना चाहोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा तो लॉस्ट हो चुका है, तो आप ये देख नहीं पाओगे कि एग्जैक्टली कहाँ से आया है। बट क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी हर जगह प्रेजेंट है, तो ये हर तरह के ट्रेडिशंस में, चाहे आप कहीं भी रह रहे हो, ये कॉन्सेप्ट था। सो ये एक ही टाइप की एनर्जी होती है या इसमें भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं? देखिए, जो एनर्जी होती है वो यूनिवर्सली हर जगह प्रेजेंट है, तो एक ही तरह की एनर्जी है। इट्स जस्ट आप कैसे यूज़ कर रहे हो। जैसे मैंने रेकी के बारे में कहा, तो रेकी में क्या होता है, वो यूनिवर्सल एनर्जी को बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपको कहेंगे कि आप वाइट लाइट को इमेजिन करो, वाइट लाइट आ रही है, आपको हील कर रही है आपके। मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे करती है। तो आप लाइट को एनर्जी की फॉर्म में जो है विजुअलाइज करते हो, तो आप उसको चैनल करते हो। बेसिकली आपको उसको विजुअलाइज नहीं करना होता, आपको उसको चैनल करने के लिए स्किल, वो एक स्किल है कि कैसे चैनल करना है, तो आप उसको देख रहे होते हो। ऐसी प्राणिक हीलिंग होती है। प्राणिक हीलिंग लाइफ फोर्स एनर्जी, लाइफ फोर्स एनर्जी क्या, जो आप में मुझ में है, हमारे प्राणास, ब्रेथ वर्क जो हम सांस ले रहे हैं, जिसपे हम मेडिटेशन में भी गौर करने को बोलते हैं। जैसे बुद्धा आना पाना मेडिटेशन के लिए बोलते थे, मतलब आती हुई सांस, जाती हुई सांस, वो लाइफ फोर्स एनर्जी। तो उससे हीलिंग करते हैं। तो ये एनर्जी सेम ही है, बस इसका कॉन्सेप्ट आप लाइफ, मतलब आप उस यूनिवर्सल एनर्जी को कौन सी फॉर्म में यूज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। ओके, सो ये जैसे हम बात कर रहे थे कि रेकी हीलिंग की एनर्जी है या और प्रोसेसेस हैं, तो ये सबका इनमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं या सिर्फ टेक्निक एक है, नाम डिफरेंट डिफरेंट रख लिए गए? हाँ, नाम डिफरेंट है, टेक्निक समवट सिमिलर है, क्योंकि हर चीज़, जैसे कि ऐसे ही क्रिस्टल एनर्जी, क्रिस्टल हीलिंग भी होती है। उसमें क्रिस्टल से हम एनर्जी देखते हैं कि कैसे करना है। अब क्रिस्टल्स क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लैंड के नीचे बने होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस्ड एनवायरनमेंट में बन के आए होते हैं। उसमें उसके कलर भी चेंज होते हैं, कलर्स की भी थ्रू हीलिंग होती है, उसकी अपनी फ्रिक्वेंसी होती है, उसके थ्रू हीलिंग होती है। ठीक है, प्राणिक में हम प्राणास के थ्रू कर रहे हैं, रेकी में हम लाइट एनर्जी के थ्रू कर रहे हैं। तो मतलब इसमें डिफरेंट चीज़ है, कॉन्सेप्ट एनर्जी का ही है। वहाँ पे भी डीप डाउन उसको कट करोगे आप, तो फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ उस कॉन्सेप्ट से होती है। ट्रूली साइंटिफिकल है, बट फिर भी इसको होलिस्टिक बोला जाता है। सो इन एनर्जी से हम किस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? जैसे कि मैंने सुना है कि एनर्जीज की रेकी हीलिंग के थ्रू हम मेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ केसेस में तो मैंने सुना है कि कैंसर तक को भी सॉल्व किया जा सकता है, मतलब उनको क्योर किया जा सकता है। तो क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। मैं आपको पहले फिजिकल हीलिंग के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि वो, अगर हम कोई भी हीलिंग मोडालिटी की बात करते हैं इस चीज़ में, ऑकल्ट में, तो ऑकल्ट को हिडन साइंस माना जाता है। बट हम ये भूल जाते हैं, बोल हम साइंस ही रहे हैं, बिकॉज हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, हम अभी उतनी रिसर्च में उतरे नहीं हैं, तो हम उसको ऑकल्ट का नाम दे रहे हैं। ये ट्रूली साइंस है। तो अब मैं आपको बताती हूँ पहले फिजिकल, जो लास्ट चीज़ आती है माइंड में जब हम हीलिंग की बात करें। तो अगर अभी मुझे पेपर कट लग जाए यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मैं उसको कुछ नहीं भी करूँगी तो भी वो हील करेगा विद सर्टेन टाइम, जब तक मैं जिंदा हूँ, है ना, क्योंकि मेरे अंदर प्राणास है। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, एनर्जी, मैं खाना खा रही हूँ, वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, तो धीरे धीरे जो है वो हीलिंग होगी। तो अब जब ये हीलिंग खुद से हो रही है, ऐसा तो नहीं बोल सकती हूँ मैं, कुछ तो है जो कन्वर्ट हो रहा है। तो एक एनर्जी, मतलब जब हम स्कूल में होते हैं तो एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसमें कहा जाता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो वो आपकी किसी और एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब क्या होता है कि फिजिकल हीलिंग भी हो रही है ना इसके थ्रू। तो अगर मैं अपनी अवेयरनेस वहाँ शिफ्ट कर दूंगी, कोई भी फिजिकल इंजरी को, इससे ज़्यादा बड़ी, लेकिन पेपर कट से ज़्यादा बड़ी, तो वो भी हील होगी। क्यों? अब मैं आपको बताती हूँ। आपने सुना होगा कि हमारे सब में डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए हमारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है। कौन सी इंफॉर्मेशन कैरी करता है? हमारे एंसेस्ट्रल। अगर आप किसी का डीएनए टेस्ट कराओगे तो आप बता सकते हो कि ये इसका बेटा है, ये इसकी बेटी है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन सेम है। तो उसी में वो भी इंफॉर्मेशन होती है जो लाइफ, मतलब जो हम अपने आप की कैसे हीलिंग करेंगे, ठीक है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा रहेगा, हमें कैसे जीना है, वो इन्फॉर्मेशन भी वो जीन्स में, डीएनए में जो जीन्स होते हैं उनमें कैरी फॉरवर्ड होती है। तो हमें बस उसको टेक्निक चाहिए, हमें स्किल चाहिए कि उस पर अवेयरनेस कैसे शिफ्ट करनी है, सो दैट उसकी हीलिंग हम वहाँ से स्टार्ट कर पाएँ, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ है
हमें उसको एक्सेस करना आना चाहिए। अब इमोशनल लेवल पे ये कैसे होता है, इमोशनल इश्यूज आपको कब आते हैं, ज़्यादातर स्ट्रेस से आते हैं आजकल, ठीक है, भाग दौड़ की ज़िंदगी से आते हैं। तो अगर मैं अपनी प्राण शक्ति को, अगर मैं उसका एग्जांपल दे दूं, जैसे मेडिटेशन करने को बोलते हैं यूजुअली कि तुम मेडिटेट करो तो तुम्हें अच्छा फील होगा। अब कैसे अच्छा फील होगा, मैं उसमें जो मैं सांस लेना भूल जा रही हूँ ना स्ट्रेस में, मतलब सांस तो मैं ले रही हूँ बट वो नॉर्मली किसी भी वे में राइट तरीके से नहीं ले रही हूँ। जब मैं अपनी अवेयरनेस उस पर शिफ्ट करूँगी ना तो मुझे समझ में आएगा कि कहाँ पे मुझे, जैसे अगर आपको मैं बोलूँ कि थोड़ा रिलैक्स हो जाओ तो मैं आपको डीप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए बोलूँगी तो आप रिलैक्स हो जाओगे। तो वही जब मैं मेडिटेशन में करने जाती हूँ या हीलिंग में अपनी अवेयरनेस वहाँ पे शिफ्ट करती हूँ तो सबसे पहले क्या होता है, मेरा माइंड काम होता है, ठीक है, मेरा माइंड काम हो रहा है तो मेरे बॉडी में डिफरेंट एनर्जी सेंटर्स पे वो काम कर रहा है और वहाँ से जो है एनर्जी का फ्लो अच्छे से स्टार्ट हो रहा है। जब आप बहुत आगे इस प्रैक्टिस में बढ़ जाते हो तो कुंडलिनी जागरण के बारे में आपने सुना है? हाँ, कुंडलिनी जागरण, या वो होता है, वो क्या होता है, कहीं पे भी बॉडी की ब्लॉकेजेस जब रिमूव हो जाती है, एनर्जी फ्लो अच्छा हो जाता है एनर्जी सेंटर्स के बीच में, तो कुंडलिनी जागरण हो जाता है। तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा और डिटेल में बताइए ताकि वो समझ सके। एक्चुअली काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कुंडलिनी जागरण क्या होता है, तो थोड़ा सा ब्रीफ सा बताइए उसके बारे में। ठीक है, तो अगर इसको हमें हीलिंग की इसी चीज़ से कनेक्ट करके अगर समझना हो तो हमारी बॉडी में क्या होता है, डिफरेंट चक्रास होते हैं। तो हमारी बॉडी में 114 चक्रास होते हैं अप्रॉक्स, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। उसमें से भी 7 जो हैं, 7 मेन चक्रास जिनको बोलते हैं वो होते हैं हमारे एनर्जी सेंटर्स। जैसे अगर मैं स्टार्ट करूँ, रूट चक्रा सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है सैक्रल, फिर सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा। ये हो गए एनर्जी सेंटर्स और एक इनसे एनर्जी फील्ड जागृत होती है जिसको आप कहते हो ऑरा, ठीक है। एनर्जी सेंटर्स आपके हैं, देखो एनर्जी एज इट इज प्रेजेंट है, ठीक है, आपके एनर्जी सेंटर्स है। अब कुछ भी होगा, ठीक है, आपकी बॉडी में कुछ भी इम्बैलेंस होगा तो ये एनर्जी सेंटर्स ब्लॉक होंगे। जब ये ब्लॉक होंगे आपकी लाइफ में डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आएगी क्योंकि वो एनर्जी सेंटर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। इट्स लाइक आपका लीवर कोई काम नहीं कर रहा है तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। तो अगर कोई एनर्जी सेंटर काम नहीं कर रहा है तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। अब जब हम कुंडलिनी जागरण की तरफ जाते हैं, जो बहुत लेट होता है और बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि उससे पहले आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आप स्टार्ट कर रहे हो, जैसे आपने मेडिटेशन से ही स्टार्ट किया या आपने कोई हीलिंग मोडेलिटी से जुड़ गए हो, अपने चक्रास बैलेंसिंग पे आ गए हो, उस पर काम कर रहे हो, तो वो ब्लॉकेजेस पहले क्लियर होती है, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ क्लटर है तो मुझे उसको धक्का देना पड़ेगा तभी वहाँ पे सफाई होगी। वो है ना, हम झाड़ू मारते घर में, सारा जो क्लटर है बाहर निकालते है ना, सफाई करते, धूल हटाते, तो उसके लिए मुझे वहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं वो फोर्स अप्लाई करती हूँ तो मेरी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, कॉन्शियसनेस बढ़ती है तो एनर्जी जो ब्लॉकेजेस है वो रिमूव होती है और एनर्जी का फ्लो फ्रॉम रूट चक्रा टू क्राउन चक्रा एकदम ऐसे बोल सकते हो आपकी एफर्टलेसली मूव करता है, एफर्टलेसली मूव करता है। तो मेरी कॉन्शियस बढ़ती है, ठीक है, मैं ज़्यादा टेंशन पे कर पाती हूँ, तो उसको कुंडलिनी जागरण कहते हैं। तो ओवरऑल मैं ये मान के चलूँ कि जो एनर्जी हीलिंग है ये फिजिकल एज वेल एज मेंटल दोनों लेवल पे काम करती है। बिल्कुल, आपके फिजिकल, मेंटल, आपके इमोशनल इश्यूज सब पे काम करती है। और जो ये जितने हमारे 7 चक्रा मेन चक्रास हैं, अगर ये एक्टिवेट होते हैं तो ये हमारे बॉडी के अराउंड, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बॉडी के अराउंड जो एनर्जी लेवल क्रिएट हो रहा है, फील्ड क्रिएट हो रही है, इसको जिसको हम ऑरा बोलते हैं, इसको इंक्रीज या डिक्रीज या पावरफुल करता है, राइट। अभी आपने बीच में एक कंसेप्ट बताया था कि जैसे हमारा कुछ चक्रा ब्लॉक है, तो पहली बात तो ये हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा चक्रा ब्लॉक है, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी जो दिख रही है उसको तो हम देख सकते हैं कि ये ब्लॉक है, ये ओपन है, बट चक्रा जैसे अब हम बात कर रहे हैं कि ब्लॉक है, तो हमें कैसे पता लगेगा? ठीक है, देखो एक तो सिंपल सी चीज़ होती है, अगर मैं हीलिंग कर रही हूँ बहुत सालों से, जैसे 7-8 साल हो गए मान लो मुझे, तो आपको खुद एनर्जी दिखने लग जाती है। और अगर मैं किसी चीज़ पे बहुत टाइम से कंसंट्रेट कर रही हूँ तो मेरे को वो दिखने लग जाती है। जैसे मेरे को अभी थोड़ी देर पहले दिखा कि आपका जो ऑरा है वो येलो कलर का है, ठीक है, हाँ, आपका ऑरा येलो कलर का, तो ये एनर्जी हीलर को पता चल जाता है ड्यू टू प्रैक्टिस। अब ये खुद को कैसे पता चले कि कोई प्रॉब्लम है, देखो अगर आप सैड होंगे ना तो आपकी शक्ल पे दिखेगा, ठीक है, होता है ऐसा आपके घर में, आपके कोई भी फैमिली मेंबर को कोई दिक्कत आ रही होगी, उसकी शक्ल पे वो दिखेगी या उसके बिहेवियर में वो दिखेगी। और अगर बॉडी में,
ठीक है, कहीं पे कोई पेन हो रही है, मतलब वहाँ पे कोई इंजरी है, तो आपको पता चलेगा पेन हो रही है। आपको नहीं पता कि कहाँ जाते जाते दरवाजे पे कहीं शायद हाथ लग गया, होता है बहुत बारी दरवाजे हाँ, पे हाथ बिल्कुल, लग जाता है, बाद में दर्द होती है तो पता चलता है। बिल्कुल। तो अगर ब्लॉकेज होगी किसी एनर्जी सेंटर में तो वो आपको सिम्टम्स की फॉर्म में आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हार्ट चक्रा की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो हार्ट चक्रा में अगर ब्लॉकेज आएगी तो मुझे दोनों लेवल्स पे, लाइक इमोशनल और फिजिकल, दोनों लेवल्स पे प्रॉब्लम दिखाई देगी। अब वो कैसे दिखाई देगी? हार्ट चक्रा मेरा ब्लॉक्ड है मान लीजिए, ठीक है, तो मुझे क्या, पहले इमोशनल प्रॉब्लम्स मैं देख लेती हूँ थोड़े टाइम के लिए। तो मुझे क्या आएगा, पहले इमोशनली ध्यान जाता है हमारा, जिस तरह के हम बन चुके हैं हम पहले उस पे जाते हैं, हेल्थ को हम बाद में देखते हैं, है ना। तो पहले मुझे क्या होगा, मुझे ना ऐसे लगेगा कि मुझसे ना कोई प्यार ही नहीं करता है, मुझे रिलेशनशिप इश्यूज आने लगेंगे, मुझे लगेगा मुझे कोई समझता नहीं है, ठीक है, या तो मैं ज़रूरत से ज़्यादा किसी के लिए चीज़ें करूँगी या वो मुझे मिलेंगी नहीं, ज़रा भी, थोड़ी भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। इस टाइप के इमोशनल इश्यूज आने लगते हैं। उसके बाद अगर मुझे फिजिकली देखना है वो इशू क्या आ रहा है, तो हार्ट चक्र से कनेक्टेड होता है आपका चेस्ट एरिया, ठीक है, आपके शोल्डर्स, आपकी आर्म्स, ठीक है, तो आपको उस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। मेरे शोल्डर्स हैवी हो रहे हैं, सर्वाइकल जैसी फीलिंग आ रही है मुझे, ठीक है, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है उसके लिए क्या है, आपको एट दी एंड एक्सरसाइज ही करनी पड़ती है और आपको हील करना पड़ता है ना, अपने आप को, या हीलिंग का सहारा लोगे या एक्सरसाइज करोगे आप, उसमें भी तो आप एक सर्टेन मूवमेंट करके उसको सेट करते हो, जस्ट लाइक हील करते हो। तो उस तरह की दोनों तरह की प्रॉब्लम्स आती है, तो आपको पता चल जाता है कि कोई चक्रा ब्लॉक्ड है या डिसबैलेंस है। तो इसका मतलब जब चक्रा ब्लॉक है या डिसबैलेंस, जैसे आपने बोला अभी, तो ये एक हीलर ही बता पाएगा, क्योंकि नॉर्मल आदमी को तो नहीं पता चलेगा ना कि मेरा कौन सा चक्रा ब्लॉक है या किस, आपने सिम्टम्स बताए हैं कुछ ऐसे होता है, लेकिन फिर भी एक नॉलेज नहीं है तो वो नहीं अपना को डिफाइन कर पाएगा कि मेरे को ये चक्रा ब्लॉक है या वो चक्रा ब्लॉक है। तो एक चीज़ और भी थी, जैसे हम जो बंदा सुबह 4 बजे उठता है, ठीक है, और वर्कआउट करता है, मेडिटेशन करता है, प्रेयर करता है, बट ही डोंट नो अबाउट कि उसका कोई चक्रा भी होता है, तो क्या ऐसे केस में हमारे चक्रास तब भी ब्लॉक होंगे? देखो, अगर आपकी ये रूटीन है तो आपके इम्बैलेंसेस के चांसेस ज़्यादा हैं, ब्लॉक्ड के कम है। ब्लॉक आपका तब होगा जब कुछ आपको कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होगा, यूजुअली इन दैट केस, ठीक है। मान लो मुझे बचपन में बंद कर दिया गया है, ठीक है, ऐसी बंद कभी बच्चों को बंद कर देते हैं या बाथरूम में बंद कर दिया, मेरे साथ ये हुआ है तो मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। मेरी बहन ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था तो मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गई, ठीक है। तो वो रिलेटेड टू होता है रूट चक्रा, फियर का, ठीक है। तो अगर तो कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है पर आपकी रूटीन एक डिफाइंड है, ठीक है, आप ये सब कर रहे हो, योगा मेडिटेशन कर रहे हो, तो वो काफ़ी हद तक हील्ड होगी, ठीक है, क्योंकि आप अवेयरनेस में हो अपने उस इशू के, वो अवेयरनेस आएगी आपको, क्योंकि आपका माइंड रेस्ट पे है, आपका माइंड रेस्ट पे है तो आप और चीज़ों पे अटेंशन पे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इम्बैलेंसेस के चांसेस तब भी रहते हैं, अगर आपकी डाइट उस टाइम पे ठीक नहीं है तो इम्बैलेंसेस रहेंगे, राइट, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा इस सब के बाद भी आपको आदत है चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की, ओवर थिंकिंग करने की, या कोई डर है, जो मैंने कहा कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, तो वो चीज़ तब भी होगी, ठीक है। सो ओवरऑल जैसे हम बात करें मेडिटेशन की, ताकि चक्रास हमारे ओपन हो सके, तो इस कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमारी योग से भी रिलेटेड हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमारा योग तो बहुत पुराना है और इसमें ऑलमोस्ट हर चीज़ के बारे में बात की गई है, स्पिरिचुअल वर्क के बारे में बात की गई है, इसमें हमारी बॉडी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाता है फिटनेस के थ्रू या वर्कआउट के थ्रू, मेडिटेशन जो हम कर रहे हैं उसके थ्रू हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसको बैलेंस या फोकस कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें करते हैं। एट द एंड ये सब चीज़ें हमें योग की तरफ ही लेके जा रही हैं, फिर चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि किसी स्पेसिफिक टाइप का योग या मेडिटेशन हमें करना चाहिए या कर सकते हैं ताकि हम अपने चक्रास को ओपन कर सकें, या हर टाइप के ब्लॉकेज जो होती है चक्राओं की उनको ओपन करने के लिए डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी? नहीं, फॉर द नॉर्मल बैलेंसिंग आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, उसके लिए आपको कोई ओपन नहीं करना है चक्रा, या कोई मतलब इस तरह का ध्यान नहीं देना, आपको बैलेंसिंग स्टेट में उसको लाना है। तो अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो भी काफ़ी है, बट फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि कोई एक हीलिंग मोडेलिटी आनी चाहिए सबको, सो दैट पहले तो आप उसको ना साइंटिफिकली समझोगे तो आप उसको अप्लाई कर पाओगे, आप उसको समझोगे, उसकी स्किल को समझोगे तो आप उसको अप्लाई करोगे, तो आपको क्या होगा ना, आप अपनी हीलिंग के लिए, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आपको ये स्पेसिफिक कोई
कोई चीज़ करनी चाहिए वो अपनी हीलिंग के लिए होगा। योगा होगा तो उससे मैं हील होंगी, Right. है ना, मैं करूँगी तो मैं ही हील होंगी। Obviously. लेकिन ये जो है ना, यहाँ पे एनर्जी हीलिंग की बात करें, एनर्जी मैंने आपको बताया ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना, फ्रॉम Yes, वन sir. थिंग टू अनदर, Another form. ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसी हीलिंग मोडालिटी से जुड़े हो तो आप क्या कर सकते हो, दूसरे को भी हील कर सकते हो। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे हीलिंग जब मैं सीख रही थी तो उस टाइम पे हम रोज हीलिंग सेंड करते थे शाम को बर्ड्स को या एनिमल्स को। वो जो नहीं कर सकते उनके लिए भी हम सेंड करते थे। कई बार कोई पक्षी उसका पंख कट जाता है, पैर में लग जाती है, वो हमारे वहाँ पे गिर जाता है ना, तो हम उसको भी हील कर सकते हैं। तो ये अगर हीलिंग से जुड़े हो तो दूसरे के लिए भी कर सकते हो। योगा कर रहे हो तो तुम अपने लिए कर रहे हो, फिर तुम शायद पता नहीं आपकी फैमिली मेंबर को भी करवा पाओ या नहीं, राइट, है ना, लेकिन हीलिंग आप सबको दे सकते हो। ठीक है, ठीक है। सो अभी जैसे आपने बताया कि आप हीलिंग सेंड कर रहे थे, तो एक कंसेप्ट आता है इसमें आता है, जैसे कर्मा की हम बात करते हैं, तो कर्मा तो नॉर्मली ये होता है कि अपने पास्ट लाइफ में कुछ किया, इस लाइफ में कुछ किया, उसके अगेंस्ट आपको कुछ कर्मास को के अगेंस्ट आपको कुछ फल मिलेगा। तो जिसने जो गलत किया तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी, अब मिले या बाद में मिले, नेक्स्ट लाइफ में मिले, कब मिले, तो इसका मतलब वो सज़ा तब मिलेगी कि उसने कुछ गलत किया है। अब कोई दूसरा आदमी उसके कर्मास को देखता है, ये माना जाता है कि अगर कोई कर्मास को देख रहा है या कुछ कर रहा है तो उसका इफेक्ट उनके ऊपर भी आता है। तो अगर हम दूसरे की हीलिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब कि उसको पनिशमेंट मिली थी और हम हीलिंग के थ्रू उसको ठीक कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं उसके अंदर। तो डोंट यू थिंक कि उसके कर्मास का इफेक्ट हम पे भी आएगा सर्टेन फ्रिक्वेंसी तक? अब मैं आपको इसके लिए बताती हूँ कैसे चीज़ें करती है। देखो, पहली चीज़ तो अगर कर्मास के लेवल पे इसको एक्सप्लेन करें तो शायद उसका कोई अच्छा ही कर्म होगा कि वो एक हीलर से मिल गया, ठीक है, उसकी ज़िंदगी में आराम आ गया। दूसरी चीज़, अगर मुझ पे इफेक्ट आ गया है तो मैं कैसे उससे रिकवर कर सकती हूँ या प्रोटेक्शन कर सकती हूँ, है ना। तो वो चीज़ उसमें हम ऐसे देखते हैं कि मान लो मैं हीलर हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, तो पहली बात ही मेरी वो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए जिससे वो इंटरफेयर भी कर रही है तो भी वो काफ़ी हद तक मैं उससे बचाव कर सकूँ, ठीक है। तो उसको हम उस चीज़ से देखते हैं क्योंकि अफेक्ट तो करती है, क्योंकि एनर्जी हीलिंग है, एनर्जी सेंड कर रहे हो, किसी के ऊपर से नेगेटिविटी हटाओगे तो वो नेगेटिविटी, क्योंकि मैंने आपको कहा कि डिस्ट्रॉय तो होगी नहीं, वो कन्वर्ट होगी, तो वो कहीं ना कहीं आपको भी अफेक्ट करेगी वो इफेक्ट। पर फिर आपकी कितनी फ्रिक्वेंसी, आप कौन सी वाइब्रेशन में मूव कर रहे हो, ठीक है, आप में कितनी पॉजिटिविटी है जिसको कहते हैं, बट वो फ्रिक्वेंसी की टर्म्स में होता है। तो कितनी पॉजिटिविटी है कि आप उसको हटा पा रहे हो, अपने ऊपर से भी साफ कर पा रहे हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है, हीलर पे डिपेंड करता है। इन शॉर्ट कि अगर हम किसी को हील करना चाहते हैं तो पहले हमें ये भी सीखना पड़ेगा कि हम अपने आप को कैसे उस प्रॉब्लम से बचा सकते हैं, जो भी किसी दूसरे को हील करने के बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स हम पे आए। हाँ, देखो, आप जब हीलिंग करते हो ना तो जो लेवल 1 होता है, मतलब जो स्टार्टिंग में आप सीखते हो, तो उसमें क्या आता है, सबसे पहले स्कैनिंग सिखाते हैं, ठीक है। पहले प्रॉब्लम को आप स्कैन कर पाओगे, ऑरा को स्कैन करोगे, एनर्जी सेंटर्स को स्कैन करोगे, प्रॉब्लम को स्कैन कर पाओगे, फिर आप क्लेंजिंग करते हो। सेम वे में जैसे हम डिटॉक्सिफाइंग करते हैं ना, जैसे मुझे वेट लॉस करना है तो मैं डिटॉक्स वाटर बनाऊंगी, अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को हटाऊंगी, वैसे ही वहाँ पे क्लेंजिंग की जाती है, डिटॉक्स किया जाता है चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद वो हीलिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। अब खुद की प्रोटेक्शन के लिए क्या होगा कि जब भी मैं हीलिंग कर रही हूँ, जैसे मैंने हीलिंग सीखी तो मुझे क्या था कि 21 डेज सेल्फ हीलिंग करनी है। सेल्फ हीलिंग करने के बाद जब मैंने अपने आप को पूरा क्लेंस किया है, उसके बाद मैं अपनी प्रोटेक्शन करना सीखूंगी, देन ही मैं लेवल 2 को मूव कर पाऊंगी किसी और के लिए, ठीक है। जब खुद प्रोटेक्टेड होंगे, खुद आप प्रॉपरली डिटॉक्सिफाइड होंगे या क्लेंस होंगे। सो अभी जैसे आप बता रहे हो लेवल 1 और लेवल 2, इसका मतलब कि इसमें हीलिंग प्रोसेस में भी काफ़ी सारे लेवल्स होते हैं। कितने लेवल होते हैं? देखो, लेवल 1 होता है अपने लिए सेल्फ हीलिंग के लिए, लेवल 2 होता है दूसरों की हीलिंग के लिए, फिर आप डिस्टेंस हीलिंग सीखते हो, ठीक है। उसके बाद एक मास्टर प्रोग्राम होता है जिसमें आप दूसरे को अट्यून कर सकते हो, दूसरे को सिखा सकते हो। अब दूसरे को भी आप कोई चीज़ तब सिखा पाओगे जब आपको आती होगी, ठीक है। तो अट्यूनमेंट में क्या होता है, शक्तिपात जिसको बोलते हैं, वो हमें देना पड़ता है। मेरे पास उतनी शक्ति होगी तो मैं अपने स्टूडेंट को ट्रांसफॉर्म कर पाऊंगी, तो वो उसको आगे यूज कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही कह रही हूँ, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड, है ना, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एज इट इज जो प्रेजेंट है उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है ये मुझे सिखाना पड़ेगा, उसको उस लेवल की एनर्जी देनी पड़ेगी,
है ना, मैंने खाना ना खाया और मैं आपके स्टूडियो में आ जाऊँ तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी के लिए मुझे खाना खाना पड़ेगा, तो मुझे वो एनर्जी अटेनमेंट लेनी पड़ेगी। उसके लिए हमारे पास सैंडविच है। ठीक है, तो हमारे पास है एनर्जी रिकवर करने का। बिल्कुल। सो अच्छा, मुझे आप बताइए कि जैसे आपने बताया कि लेवल 1 है, फिर लेवल 2 है, लेवल 3 है, तो इसमें एक तो टाइम कितना लगता है, और अगर कोई एनर्जी हीलिंग का कुछ सीखना चाहता है तो डू ही नीड टू हैव ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्किल्स, या कोई ऐसे उसके अंदर पावर होनी जरूरी है, ऐसा कुछ चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, पर हाँ आपको सेल्फ हीलिंग तो आपको सबको सीखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको और इसमें कुछ चाहिए तो स्किल नहीं चाहिए, आपको प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस क्या होगी? प्रैक्टिस यही होगी कि पहले आपने कितनी अपने ऊपर हीलिंग की है, पहले तो उस पर डिपेंड करेगा आप अपने आप को कितना हील कर पाए हो, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी से आएगा अगर आप रोज अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने नारायण रेकी सीखी है, वो भी एक रेकी हीलिंग है, उसका टाइप है नारायण रेकी, ठीक है। उसमें मंत्रास को यूज करते हैं, ठीक है, मंत्रास के थ्रू करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वर्ड की वाइब्रेशन के थ्रू करते हैं हम उसमें। तो उसमें क्या चीज़ रहती है कि उसमें लेवल 1 में ये चीज़ें कवर होती है जो रेकी में कवर होती हैं, बाकी लेवल्स में लेवल 1 2 3 में उसमें एक ही बारी में वो करवाया जाता है, पूरा दिन लग जाता है पर एक ही बारी में वो चीज़ करवाई जाती है, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, उससे नेक्स्ट आप करुणा रेकी के लिए तभी जा सकते हो जब आपने वो अपने ऊपर अप्लाई की है, उसके बाद आपको उसके रिजल्ट्स मिले, आपको समझ में आया है, आप किसी और को हील कर पा रहे हो, सेंड कर पा रहे हो, उसके रिजल्ट्स देख पा रहे हो, तो वही स्किल्स हैं बस जो प्रैक्टिस से आते हैं। कोई ऐसे डेफिनेटिव स्किल नहीं चाहिए, आपको प्रैक्टिस चाहिए। So, ऐसा भी होता है कि जैसे अब हम किसी को हील कर रहे हैं तो कुछ लोग हील हो जाएंगे और कुछ नहीं होंगे, अगर ऐसा होता है तो ऐसा क्यों? देखो, हील कर जाते हैं सब, टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपको 20 दिन हीलिंग की ज़रूरत है और आप 4 दिन 5 दिन में ही चाह रहे हो, उसके बाद आ ही नहीं रहे हो मेरे पास हीलिंग के लिए, ठीक है, तो फिर वो चीज़ वर्क नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि कोई चोट भी लग जाती है तो उसको, या हड्डी टूट जाती है तो स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको बोला जाता है कि इतना टाइम लगेगा, है ना, 2 महीने लगेंगे या इसको रिकवर करने में लगेंगे। तो उसमें भी वो सेम चीज़ ही रहती है, अगर आप छोड़ दोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, तब आप बोल सकते हो इस पर हीलिंग वर्क नहीं की, बट वो हीलिंग वर्क नहीं की, वो टाइम ही नहीं दिया गया है रिकवरी के लिए, क्योंकि हम रिकवरी की बात कर रहे हैं ना, तो वो टाइम ही नहीं दिया गया है, सिर्फ उस केस में वो हो सकता है, अदरवाइज ये वर्क करती है। तो ये कौन डिफाइन करता है कि कितना टाइम लगने वाला है किस चीज़ के लिए? ये डिफाइन कैसे किया जाता है, आपकी प्रॉब्लम देख के डिफाइन किया जाता है। कई बार क्या है, आपको नेगेटिविटी स्ट्राइक किया, जैसे कि ईविल आए, ठीक है, तो ईविल आई की कैसे होगा, थोड़ा तो मैं आपकी क्लेंजिंग कर दूंगी, ठीक है, स्कैन किया मैंने, मुझे पता चला कि आपके ऑरा डिस्टॉर्टेड है, ठीक है, कोई परफोरेशन है, तो उसकी वजह से नेगेटिविटी जल्दी आपको स्ट्राइक करती है, तो पहले तो मैंने वो देख लिया। अगर मुझे लगता है कि ये 10 दिन में हो जाएगा तो पहले मैं 10 दिन की हीलिंग करूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको क्या कर दूंगी, उसी में आपको मैं कुछ और ऐड करके दे सकती हूँ जिससे आप हील भी हो जाओ, ठीक है, आप नॉर्मली भी हील हो जाओ, क्योंकि एनर्जी प्रेजेंट ही है, और जितना मेरा काम है उतना मैंने कर दिया। और उसके अलावा मैं आपको और चीज़ें भी बता सकती हूँ, जैसे अगर आप क्रिस्टल हीलिंग करवा रहे हो, ठीक है, तो आपने पहले सेशंस ले लिए, ठीक है, अब क्रिस्टल्स कैसे वर्क कर रहे हैं उसमें आ जाता है, ठीक है, तो मतलब कि उसका भी एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। जैसे मैंने हार्ट चक्रा की एग्जांपल दिया आपको, हार्ट चक्रा जो होता है ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। कैसे आए ये वाइट लाइट जिसकी बात की, जो रेकी में आप जिसको विजुअलाइज करने के लिए बोल रहे हो, तो वो जो वाइट लाइट है, जब वो स्कूल में होता है एक्सपेरिमेंट, जब प्रिज्म से उसकी डिफ्लेक्शन करवाते हैं, तो वो 7 विबग्योर कलर्स में जाते हैं। वही कलर्स आप देखोगे चक्रास के होते हैं, वायलेट, इंडिगो, है ना, ब्लू करके, वही आपके चक्रास के भी कलर है, ठीक है। तो हार्ट चक्रा पे आते हैं ग्रीन कलर, विबग्योर का ग्रीन कलर आता है, ठीक है। अब ग्रीन कलर से रिलेटेड अब मुझे वो मेरी जो चेस्ट पेन है उसको हील करना है, या इमोशनली जो मैंने आपको इशू बताया उसको हील करना है, तो मैंने उसके लिए वो क्रिस्टल लिया, तो अब उसमें ग्रीन कलर का ही दूंगी, क्योंकि वो उसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम मेरे को जो है हील करनी है, ठीक है, तो उस चीज के लिए लूंगी। अब जो ग्रीन कलर की फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 540 नैनोमीटर के अराउंड, ठीक है। तो मतलब मुझे उस चीज की उस प्रॉब्लम की तो वही मेडिसिन है ना, पेन किलर चाहिए होगा पेन के लिए, तो उसके लिए मुझे वही फ्रीक्वेंसी चाहिए।
तो मैंने वो क्या किया है कि मैंने वही कलर यूज किया है। कलर थेरेपी का कॉन्सेप्ट भी है, क्रिस्टल हीलिंग का कॉन्सेप्ट भी यही है। मैंने ग्रीन कलर का एवेंचुरिन यूज किया है फॉर द हार्ट चक्रा, ठीक है। तो वो दोनों चीजें वैसे काम कर रही हैं, ठीक है। अब मैंने आपकी 10 दिन रेकी से हीलिंग कर ली मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्रिस्टल दिया, वो भी आपके ऑरा में, आपके चक्रास में, आपके एनर्जी सेंटर में और आपके एनर्जी फील्ड जिसको ऑरा बोला उस पर काम करा है। हीलिंग आपकी कॉन्टिन्यूस ही है, ठीक है। 10 दिन मैंने वैसे की, उसके बाद वैसे की, तो ये ऐसे डिसाइड किया जाता है। ओके तो मैंने जैसे सुना है कि जैसे हम जेम्स यूज करते हैं, उनकी अपनी एनर्जी होती है, क्रिस्टल्स की है, पर जेम्स का जो इफेक्ट है वो रात के टाइम नहीं होता। तो क्या क्रिस्टल में भी ऐसा होता है कि उनकी जो एनर्जी का इफेक्ट है वो रात में नहीं होता है, 24 आवर्स तक होता है? नहीं, क्रिस्टल्स आपके ऑरा में वर्क करते रहते हैं, इट्स जस्ट आपको उनकी क्लेंजिंग करनी पड़ती है। ओके बस इतना सा रहता है डिफरेंस। क्रिस्टल्स को आप क्लेंज करोगे और उसको री एनर्जाइज करोगे तो वो दोबारा वैसे ही काम करता रहता है, क्योंकि वो लॉस तो नहीं करेगा ना, अनलेस वो टूट चुका है पूरी तरह, तब तक वो काम करेगा। तो उसको क्लींजिंग कैसे करते हैं उसकी क्लेंजिंग के बहुत वेज हैं। जिनको तो हीलिंग्स आती है वो उस एनर्जी फोर्स के थ्रू कर लेते हैं हील, ठीक है, जैसे रेकी के थ्रू कर लिया। उसके अलावा आप रॉक सॉल्ट कर सकते हो, यू सी सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट जो है एब्जॉर्ब करता है नेगेटिविटी को, तो वो वैसे कर लेते हैं, ठीक है। अब इस तरह ये कुछ वेज हैं। और जैसे साउंड के थ्रू करते हो, क्योंकि साउंड का जो मोशन है ना वो भी वेव मोशन है, वो भी वेव में करती है, तो वो धक्का देती है उस चीज को, जो नेगेटिविटी की लेयर होगी उसको धक्का देगी वो जो वेव होगी। साउंड कैसी, जैसे ओम की साउंड है या फिर बुद्धा से को, हाँ वो जो करते हैं, हाँ, या ओम की या किसी मंत्रा की, किसी वर्ड की साउंड, क्योंकि कोई वर्ड हमें सुनने में अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, तो उसकी वो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो ये मेन और पावरफुल तरीके हैं जो सब पे काम करते हैं और इजीली कर सकते हो, क्योंकि रॉक सॉल्ट तो आपको किचन में मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत तरीके हैं, बट ये इजीली आपको अवेलेबल भी हैं। एक ऐसी मैंने सुना है जैसे कि रात के टाइम आप चांद की लाइट में, मून की लाइट में रख सकते हो, फिर चार्ज कर सकते हो, जैसे कि हम लोग पूर्णमासी वाले दिन खीर को भी चार्ज करते हैं। लाइट एनर्जी का यूज हो रहा है वहाँ पे भी, वो एनर्जी का यूज हो रहा है, लाइट की फॉर्म में हो रहा है। ओके तो वहाँ पे भी लाइट एनर्जी का यूज हो रहा है, वो भी पावरफुल गई है, पर उसके लिए आपको फुल मून का वेट करना पड़ता है। तो अगर तो इन बिटवीन करना है तो ये सबसे अच्छा तरीका है। ऑल्दो रिचार्ज करने के लिए आपको वो करना चाहिए, उस क्रिस्टल को रिचार्ज करने के लिए आपको मून लाइट में रखना चाहिए, वो सबसे पावरफुल वे होगा। एक मैंने सुना जैसे जेम्स होते हैं, जेम्स के अंदर क्या होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। जैसे सेम जेम एक को तो अर्थ से फर्श पे ले आता है, दूसरे को फर्श से अर्थ पे ले जाता है। तो क्या क्रिस्टल्स में भी ऐसा होता है कि उसका नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं? हाँ, क्रिस्टल्स में भी रहता है ये, बट कम रहता है। देखो जेमस्टोन्स जो है ना वो उस फ्रिक्वेंसी को अट्रैक्ट करता है जो सर्टेन प्लैनेट की है, जिसके लिए आपने किया है। अब वो आपके लिए कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है वो आपके प्लैनेट्स पे डिपेंड करता है, जिसके लिए आपको चार्ट देखना पड़ता है। अब क्रिस्टल्स के लिए हम आपकी बेसिकली प्रॉब्लम्स देखते हैं, क्यों? क्योंकि वही बात है ना, वो एनर्जी सेंटर और आपकी एनर्जी फील्ड पे काम कर रही है। जैसे मैंने कहा ऑरा पे काम करते हैं क्रिस्टल्स, तो उसके लिए हम देख रहे हैं, तो उसमें भी ये रहता है, बट कम ही क्रिस्टल ऐसे होंगे जो आपको सूट नहीं करेंगे, मोस्ट ऑफ देम करेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी थोड़ी सूदिंग एनर्जी है। ओके सो हीलिंग से, जैसे हीलिंग इज मतलब कि मेंटल और फिजिकल दोनों है, तो काफ़ी सारी क्रॉनिकल डिजीज भी होते हैं। सुना है कि जैसे कई लोग कहते हैं कि कैंसर का भी ट्रीटमेंट हो सकता है इससे, और अदर मैनी क्रॉनिकल डिजीज लाइक माइग्रेन, सम पीपल आर सेइंग जैसे कई ट्यूमर्स हैं उनका भी हीलिंग हो सकती है। तो क्या ये सच है? हाँ, देखो कैंसर में क्या होता है, कैंसर में आपके जो सेल्स हैं, आपकी बॉडी सेल्स से बनी है, राइट, ठीक है। सेल बायोलॉजिकली हम देखते हैं तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट देख लेते हैं हम, सेल से बनी, सेल से टिश्यू बनता है। तो अब कैंसर में क्या होता है, वो सेल मल्टीपली डिवाइड कर रहा होता है ना, तो वो कैंसर बन जाता है। कैंसरस थिंग मीन्स वही है, जैसे किसी को हम बोल देते हैं ये ना यहाँ के लिए कैंसर बन चुका है, क्योंकि उसकी नेगेटिविटी डिवाइड हो रही है। ये तो बॉडी में भी ऐसे होता है, जब एक सेल जो है मल्टीपली डिवाइड हो रहा है, क्योंकि उसकी भी एक लिमिट है ना, ऐसे तो डिफॉर्मेशन आ जाएगी, है ना, मतलब मल्टीपली यहाँ पे कुछ हो रहा है तो वो गिल्टी की फॉर्म ले लेगा, होते हैं ना, उससे डिटेक्ट करते हैं ना ये गिल्टी कैंसरस है और नहीं है, है ना, तो वो उस चीज़ को बोलते हैं कैंसर, ठीक है।
अब ये चीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि आपकी बॉडी में, जैसे मैंने बोला था कि जीन की बात की थी जिसमें सारी इंफॉर्मेशन जो है सेव्ड है, तो उसमें क्या है, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी आई है, उसमें कुछ मिस कम्युनिकेशन हुआ है ना, मतलब जो आपकी जो सेव्ड मेमोरी है उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है, तब वो इस तरह से रिएक्ट कर रही है। लेकिन आप हीलिंग के थ्रू जब उसको रिवर्स कर सकते हो, उसकी वो मेमोरी जो सेव्ड थी जिसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, उसको जब आप एड्रेस करते हो तो वो ठीक होने लग जाती है। तो ऐसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा 3rd स्टेज कैंसर ये सब भी हील किए, क्योंकि वो उस पर फोकस डाल के उस प्रॉब्लम को रिवर्स करने लग जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें रिवर्स होती है, जैसे डायबिटीज़ भी रिवर्स होती है ना। तो बहुत सारी बीमारियां रिवर्स होती हैं, बस आपको वो क्या है कि उस सेलुलर लेवल पे काम करना पड़ता है। तो हीलिंग में भी हम सेलुलर लेवल पे ही काम कर रहे हैं। तो कुछ एग्जांपल देके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस टाइप से, अगर आपकी लाइफ में ऐसा, आपके एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ कि आपने किसी को हील किया है, तो ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हैं? मुझे खुद बहुत ज़्यादा स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी, तो मैंने उसको हील किया। तो इसका मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, पहले तो आपको स्ट्रेस रिलीज़ करना होता है। स्ट्रेस रिलीज़ करते हो आप ब्रेन से, तो आपकी बॉडी से भी स्ट्रेस रिलीज़ होता है। आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो हैं प्रॉपरली वर्क करने लगते हैं। उसके बाद जब हार्मोनल इम्बैलेंसेस को आपने क्योर कर लिया, अब वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, तो उसके बाद सर्टेन ऑर्गन्स पे काम करने लगती हैं चीज़ें, और उसके बाद जो है वो हील हो जाती हैं। तो ऐसे बहुत केसेस आते हैं चीज़ों के, जैसे उसमें मेरे पास एक केस आया था, उनका एक्सीडेंट हो रखा था, तो पाँव के ऊपर से टायर गया था। ठीक है, तो अब क्या था कि वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट थे। ठीक है, तो उनको पेन किलर दी जाती थी, क्योंकि वो जो चीज़ हो गई, अब उनकी हड्डियां टूट चुकी हैं पूरी तरह से। ठीक है, तो अब वो दर्द तो ऐसा है कि पेन किलर्स भी कितनी देंगे, वो सिर्फ 4 आवर, जब उन्होंने मुझे कॉल किया उनके रिलेटिव ने, तो वो 4 घंटे तक ही असर करती थी पेन किलर। उसके बाद उनको सहना पड़ता था, क्योंकि आपको डॉक्टर भी इतनी डोजेज नहीं देगा, है ना, और पेन किलर की भी एक लिमिट होगी, कितनी हाई डोज दे दोगे आप, और दिन रात कैसे, रात काटना मुश्किल हो जाती थी। रात को जो लास्ट उनको मेडिसिन देते थे, उसके बाद सुबह कोई उनको चेक करने आता था, तो रात को उनकी बुरी हालत हो जाती थी। तो उसके लिए उन्होंने हीलिंग का सहारा लिया, ताकि वो रात को पीसफुली सो पाएँ। तो वो सर्टेन फ्रिक्वेंसी जब उनको सेंड की जाती थी, ठीक है, तो उनका माइंड काम होता था, उनकी अवेयरनेस शिफ्ट होती थी, वो आराम से सो पाते थे, तो उनकी हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो गया। जैसे कई बीमारियों के लिए हम कहते हैं कि विल पावर जिसकी अच्छी होती है वो सर्वाइव कर जाता है, या कैंसर फाइट कर जाता है। तो उसी वे में हीलिंग भी काम करती है। तो ऐसा भी कोई केस होता है कि आपके पास जिसमें हीलिंग प्रोसेस ने काम नहीं किया? वो तभी काम नहीं करेगा अगर आप उस प्रोसेस का पूरा पार्ट नहीं बनोगे। अगर आप पूरा पढ़ ले रहे हो और एग्ज़ाम वाले दिन नहीं जा रहे हो, तो फिर तो आपको वो क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगी ना। वैसा ही हीलिंग प्रोसेस में होता है कि अगर आपको 20 दिन लगने हैं, आपने बीच में 4 दिन में या 10 दिन में छोड़ दिया है, तो वो रिकवरी नहीं हो पाएगी। आप कोई दवाई टाइम से पहले छोड़ दोगे तो वो कैसे हील करेगी आपको। दवाई भी ऐसे ही होता है, आप दवाई लेते हो, बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है, वो वहाँ टारगेट करता है आपकी इंजरी को, तो हीलिंग होती है। यहाँ पे भी यही हो रहा है, आपको हीलिंग सेंड की जा रही है, वो उस जगह को टारगेट कर रही है, उस सेंटर, एनर्जी सेंटर को टारगेट कर रही है, उस ऑर्गन को टारगेट कर रही है, तो आपकी हीलिंग हो रही है। वक्त से पहले छोड़ दोगे सिर्फ तो नहीं करेगी, अदरवाइज करेगी। तो हीलिंग से हम हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ठीक कर सकते हैं? बहुत आराम से कर सकते हैं। इनफैक्ट सबसे पहले वही हील होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में सबसे पहले जो है आप स्ट्रेस को टारगेट करते हो। ठीक है, आप स्ट्रेस को टारगेट करते हो, तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में या तो आपको भूख ज़्यादा लगती है या तो कम लगती है। जिस टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप बिल्कुल नहीं खाते हो या आप स्ट्रेस ईटिंग करते हो, ज़्यादा खाते हो। ठीक है, जब आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट होगी तो आपकी पहले ये जो एपेटाइट है इसको ठीक करेगी, बॉडी खुद ठीक करेगी। हम हीलिंग सेंड कर रहे हैं, वो आपको खुद रिस्पॉन्स देगी, आपको खुद पता चलेगा ये मेरी हीलिंग स्टार्ट हो गई है, अब मैं बैलेंस्ड खा रही हूँ या मैं अच्छा खा रही हूँ। अगर वेट लॉस, किसी को वेट का इशू है, वो रूट चक्रा से होता है, उसका एनर्जी सेंटर वो रहता है, तो वो चीज़ होगी। उसके बाद अब आप अच्छा खा रहे हो और आपको मतलब आपका हीलिंग भी प्रॉपरली होने लगी है, तो आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस ठीक होने लगेंगे। उसके बाद वो उस ऑर्गन को टारगेट करेंगे, तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हीलिंग के बाद बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में? सबसे पहले तो आपको, जो मैंने आपको कहा कि आपको जो भूख लगने का
प्रॉपरली आप उससे देख सकते हो, ठीक है, कि कैसा अब आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हो गई हैं। आप पानी ज़्यादा पी रहे हो तो आप नेचुरली हील करते हो, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें होने लगती हैं, आपका ये रूटीन ठीक हो जाता है, आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड करती है, उसमें कहीं पे स्ट्रेस नहीं रहता, आपको लाइट फील होता है, आपकी खाने और पीने की हैबिट अच्छी हो जाती है, आपको ज़्यादा मीठी चीज़ें भी अच्छी नहीं लगेंगी, आप सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह इनसे दूर रहने लगोगे। तो इस तरह से बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, वो और नेचुरल वे में जाती है। हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए जरा, जैसे मान लो कोई कैंसर पेशेंट आपके पास आता है या फिर कोई ट्यूमर से रिलेटेड या किसी और टाइप से प्रॉब्लम से, तो उनको नॉर्मली कितने टाइम की हीलिंग लेनी पड़ती है, कितना टाइम लगता है रिकवर करने में? डिपेंड करता है कौन सी स्टेज पे, क्योंकि 3-4 मंथ्स की तो नॉर्मल हीलिंग्स उनकी रहती हैं, क्योंकि उनके और भी इश्यूज होते हैं। अगर वो कैंसर पेशेंट है ना, उनका एक तो वो डर जाते हैं, है ना, तो उनके बहुत सारे चक्रास इम्बैलेंस हो जाते हैं। ऊपर से ऑलरेडी उनकी बॉडी में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में कुछ डिफॉर्मिटीज़ हो गई हैं, या कैंसर सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उस वजह से और भी ऑर्गन्स टारगेट हो रहे हैं। तो 3-4 मंथ्स नॉर्मली रहता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि किस तरह की, जैसे मैंने आपको बोला ना कि ज़रूरी नहीं है ना कि मैं एक ही वे से उनकी हीलिंग करूँगी, मैं कलर थेरेपी भी यूज़ कर सकती हूँ। ओके, कलर थेरेपी भी यूज़ कर सकती हूँ उन पे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स भी किया जा सकता है, फॉर स्पीडी रिकवरी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई कंसेप्ट भी है कि ये ओवर हीलिंग हो गया? नहीं, वैसे तो कोई भी एक हीलिंग मोडेलिटी काम करती है, लेकिन आप मल्टीपल उसमें हो तो आपका काम आसान हो जाता है। हाँ वो तो है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भी एक इंसान को मान लो कि 70% हीलिंग की जरूरत है, हाँ, और हमने 100 से ज़्यादा कर दी उसकी, तो वो उसके लिए अच्छा ही रहेगा। एक बकेट पानी की भर गई है तो पानी भी चली जा रहा है, तो उसकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और हीलर की, हीलर पे तो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि जब सिखाते हैं तब भी पहले सेल्फ हीलिंग बताते हैं और प्रोटेक्शन सिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको वही हील करना होता है। अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं तो मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक थी, मुझे बंद जगहों का डर था। वो आया था ट्रॉमा से। ट्रॉमा कैसे, मैं और मेरी बहन जब स्कूल से आते थे तो रेस लगाते थे कौन घर पहले पहुंचेगा। तो उससे में एक दिन उसने मुझे बाथरूम में बाहर से बंद कर दिया और वो घर से चली गई। तो उस टाइम पे मैं आवाज़ दे रही थी तो कोई था नहीं, क्योंकि वो बाहर से बंद करके चली गई थी, तो किसी को आवाज़ नहीं जा रही थी। तो वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस क्लॉस्ट्रोफोबिया बन गया था। अब मुझे लिफ्ट्स में जाने में अकेले डर लगता था। और मेरे साथ क्या हो गया कि एक बारी शिमला में मैं लिफ्ट में अटक गई। तो मेरे लिए तो वो बंद जगह हमेशा एक नाइटमेयर जैसी हो गई थी। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, जब मैंने हीलिंग सीखनी थी तो वो 10th फ्लोर पे रहते थे, जिनसे मैंने सीखी वो 10th फ्लोर पे रहते थे। तो जब मुझे फर्स्ट डे जाना था, उनकी बिल्डिंग में मेरी मासी रहते हैं, तो मैंने पहले उनको कहा कि आप पहले दिन, ठीक है, पहले दिन मैं उनको मासी को बोल के उन्होंने मुझे अंकल के साथ भेजा और वो 10th फ्लोर तक मुझे छोड़ के आए। तो मैंने उनको मैंने अपनी ही मतलब जिनसे सीख रही थी, मैंने अपने ट्यूटर को बताया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा 21 डेज बाद जब तुम आओगी तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि उन्होंने मुझे 3 सिंबल्स पे काम करने को बोला। वो नारायण रेकी के सिंबल्स होते हैं, वो स्विच की तरह काम करते हैं। तो वही प्रॉब्लम को एड्रेस जब मैंने किया तो क्या हो गया कि जब मैं सच में अगली बार आई तो मैं अकेले गई हूँ, मुझे कोई डर भी नहीं लगा, मैं मजे से गई हूँ गाना गाते गाते लिफ्ट में 10th फ्लोर तक। पहले तो वो मैं कर ही नहीं सकती थी, ऐसा होता है। अभी भी आप गाना गाते हुए जाते हैं? हाँ, मुझे डर नहीं लगता, मैं नॉर्मली जाती हूँ। अगर बीच में बंद भी हो जाएगी तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पैनिक कर जाऊंगी। पहले तो मैं अंदर जाते ही पैनिक कर जाती थी। That is interesting. So अभी जैसे हम हीलिंग की बात कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप की हीलिंग्स होती हैं और उसके हर एक प्रोसेस डिफरेंट है। तो इसके अलावा हीलिंग का कहीं ऐसा भी मैंने सुना है कि वर्क्स हीलिंग इज रिक्वायर्ड आफ्टर डेथ आल्सो। डेथ के लिए हीलिंग, I mean to say कि let me explain. When someone died, he moved from one verse to another. हाँ, उनके अलग डायमेंशन में जाते हैं। हाँ, So क्या healing works in that way also? हाँ, बोल सकते हैं। देखो क्या होता है ऐसे? कि मैं बताती हूँ, हम जो ह्यूमंस हैं हम 2D देख सकते हैं, Right. सेकंड डायमेंशन देख सकते हैं। स्पेस 4th डायमेंशन है जो हमें नजर नहीं आता है, ठीक है। सोल ट्रैवल करेगी उस डिमेंशन में, 4th में, 5th में, किसी भी डायमेंशन में जा सकती है, डिपेंड ऑन वो कहाँ जा रही है। पर फिर भी मान लेते 4th डायमेंशन स्पेस में जाना है। अब क्या होता है, आइंस्टाइन की एक इक्वेशन है E=mc², वेयर E इज एनर्जी, वो इक्विवेलेंट है m मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट। अब उसके लिए क्या चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट।
आपकी सोल को मूव करने के लिए, है ना, Right. तो ही वो जा पाएगी उस डिमेंशन में। तो आपका जो कहते हैं अंतिम संस्कार जब होता है किसी का भी, तो उसमें आप देखोगे कि मास एम जो है इस इक्वेशन में एम जो है मास, वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, कुछ भी नहीं बचता, लास्ट में एशेस बचते हैं, Right. उसको भी बहा देते हैं, है ना। Right. तो वो जो एनर्जी उस टाइम पे कन्वर्ट हो रही है, वो एनर्जी उसको हेल्प करेगी आपकी सोल को उस डायमेंशन तक पहुंचने में, 2D से कन्वर्ट होने में, डायमेंशन से। वो हमें दिखती नहीं ना, इसीलिए हमें सोल नहीं दिखती है, क्योंकि हम सिर्फ 2D देख सकते हैं सेकेंड डायमेंशन तक, तो वहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। सो एनर्जी हीलिंग इज सच कंसेप्ट जो कि पूरी दुनिया में यूज होता होगा। सो डू यू थिंक कि अलग अलग कंट्रीज में एनर्जी हीलिंग का प्रोसेस डिफरेंट होता है? हाँ, डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है कि वहाँ की अंडरस्टैंडिंग क्या है, उस पर डिपेंड करता है। हाँ, इंडिया के अलावा आपको लगता है कि कोई और कंट्री का एनर्जी हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत अच्छा है या एडवांस है? सबसे ज़्यादा एडवांस रेकी को ही मानते हैं, बोल सकते हो आप, वो ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। Okay. इंडिया में स्पर्श चिकित्सा होता था जिसको हम आगे लेके नहीं जा पाए, पर अगर हम ज़्यादा इस पे रिसर्च करेंगे तो हम एंड में वहीं पहुंचेंगे। उसी तरह से दी जाती थी वो रेकी में, जैसे आप ऐसे कप शेप में इसको अपने हाथ को ला के देते हो, वो भी वैसे ही दी जाती थी, उससे ही सर्जरीज की जाती थी। तो ऐसे सभी कंट्रीज़ में होता है, जहाँ पे ये क्रिस्टल्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी वो क्रिस्टल हीलिंग के लिए जाएंगे, और अब तो कलर थेरेपी भी होती है। ओके, सो कलर थेरेपी की हम बात करें, मैंने कहीं कंसेप्ट पढ़ा था कि कोई एक बंदा है वो क्या करता है कि पानी की डिफरेंट कलरफुल बोटल्स में पानी फिलअप करता है, और वो डिफरेंट कलरफुल जैसे ग्रीन, येलो, वायलेट, इस टाइप से। सो जिस कलर्स यही रहेंगे क्योंकि वाइट लाइट स्प्लिट इसमें रहती है, और फिर वो उनको उसी लाइट में रखता है, फिर उसके थ्रू जो भी हीलिंग, जिस टाइप की हीलिंग थी, वो पानी पी के वो पानी के थ्रू वो करते हैं। हाँ, सो ओवरऑल इन शॉर्ट कि ये सेम ही कंसेप्ट है जो सेम कॉन्सेप्ट है। कलर थेरेपी में भी ऐसा ही रहता है, आप सनलाइट को एक ग्लास वाले रूम में जिसमें ग्लास लगा है उसमें रखते हो, डिफरेंट कलर के ग्लासेस होते हैं। सो हम ये मान के चले कि जो हीलिंग प्रोसेस है ये एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है विद एक्चुअल मेडिकल प्रोसेस, बिल्कुल, जो कि हमारे को स्पीडी रिकवरी में हेल्प करता है। समटाइम इट क्रिएट सम मिरेकल्स आल्सो। हाँ देखो, बहुत बारी ऐसा होता है ना कि डॉक्टर भी कह देता है कि दवा नहीं, अब दुआ असर करेगी, तो वो जो दुआ है वो आपको हीलिंग की फॉर्म में आएगी, क्योंकि आपको दुआ भी एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी पे आएगी, डेटी से आएगी, उनके फ्रिक्वेंसी लेवल मैच करने पड़ेंगे। और दूसरा कि आप मेडिसिन नहीं छोड़ सकते हो, उसको साथ ले सकते हो, तो एक्स्ट्रा फोर्स की तरह होगी। हाँ, ये ज़रूर होगा कि जल्दी रिकवरी होगी, उसके बाद आपकी मेडिसिन छूट जाएगी, ये ज़रूर होगा। ओके, सो इसका मतलब ये है कि जब हम हीलिंग प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हैं तो साइड बाय साइड मेडिसिन तो हमें लेती रहना पड़ेगा। हाँ देखो, मैं आपको बताती हूँ, कोई भी चीज़ जो मेडिसिन होती है ना जो हम लेते हैं, मैंने आपको बोला बॉडी में केमिकल रिएक्शन करती है, तो उसमें क्या करते हैं ना, आप सिम्टम्स को टारगेट कर रहे होते हो, सोर्स को कम टारगेट करते हो, ठीक है। पहले सिम्टम्स को टारगेट करते हो, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम होगी जिस वजह से पेन आ रही होगी तो पेन किलर अलग दी जाएगी, ठीक है। वो बॉडी को डिहाइड्रेट करेगी तो पानी ज़्यादा बोला जाएगा पीने को, या ORS या कुछ और, है ना, डिहाइड्रेशन के लिए, और उस चीज़ की मेडिसिन अलग दी जाएगी। और भी कोई बॉडी में सिम्टम आएगा तो उसकी मेडिसिन भी ऐड की जाएगी, तो 4-5 इन टोटल मेडिसिन हो जाएंगी आपको, ठीक है, क्योंकि वो कर रहे हैं उसको टारगेट, ठीक है। एनर्जी हीलिंग में कर रहे हो आप सेंटर्स को टारगेट, तो आप सोर्स को टारगेट कर रहे हो, तो ये साथ में ही चलानी पड़ेगी, क्योंकि उससे आपके जो है सिम्टम्स टारगेट हो रहे हैं, इससे आपका बॉडी सेंटर, मतलब जो एनर्जी सेंटर है वो टारगेट हो रहा है, तो ये आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए तो चलानी पड़ेगी। जब सिम्टम्स चलेंगे उसके बाद आप स्विच कर सकते हो एक ही पे। हीलिंग का कोई नेगेटिव इफेक्ट भी होता है? नहीं, नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं होता है हीलिंग का। नेगेटिव इफेक्ट कैसे होगा, आप जिस एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हो आप उसको पॉजिटिव फॉर्म में कर रहे हो, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो ओवरडू नहीं होगी, क्योंकि वो तो कन्वर्ट हो जाती है एक फॉर्म से दूसरे में, वो आपकी पॉजिटिविटी कन्वर्ट होगी, आप जिससे मिलोगे आपका ऑरा इतना पॉजिटिव होगा, वो उसको भी ट्रांसफॉर्म होगा। अगर कोई ऐसा करे कि किसी को हीलिंग तो कर रहा है लेकिन वो अपनी रिकवरी नहीं कर रहा, अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर रहा, तो उसकी बॉडी पे क्या इफेक्ट आएगा? तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी, बहुत सारे इश्यूज आने लग जाएंगे, क्योंकि आप हीलिंग कर रहे हो, आप खुद तो आपने अपने जो चक्रास बोलते हैं, जिनको एनर्जी सेंटर ही बोलती हूँ मैं यूजुअली, तो
उनको आप देख नहीं रहे हो, वो बिल्कुल खाली हो जाएंगे। अगर मैं सारा पानी पीते जाऊं उस गिलास से, है ना, तो कोई और किसी और को दे रही हूँ, मेरे पास लास्ट में कुछ नहीं बचेगा। तो उसी सिमिलर वे में होगा, उनकी प्रोटेक्शन नहीं होगी। पहले तो ऑरा सारा जो है परफोरेटेड हो जाएगा, उसमें छेद हो जाएंगे, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वो नेगेटिविटी की परत उसकी ऑरा पे आ जाएगी। फिर उसके एनर्जी सेंटर्स जो होंगे उनको में ब्लॉकेजेस टारगेट होने लग जाएगी। तो उस एरिया में पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी और की हीलिंग कर पाओ। आपकी एक टाइम पे ऐसी हालत हो जाएगी, आप किसी की हीलिंग नहीं कर पाओगे। आप उठ नहीं पाओगे इजीली, आपकी पूरी रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या हम भूत प्रेत की भी हीलिंग कर सकते हैं? उनकी हीलिंग वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। तंत्रा भी एनर्जी यूज़ करता है जिससे आप उनको काबू करते हो या मैनिपुलेट कर लेते हो, तो उसमें भी एनर्जी का यूज होता है। तो अभी जैसे कोई हीलिंग सीखना चाह रहा है तो उसको स्टार्ट कैसे करना चाहिए और कितना टाइम लगता है एक्चुअली? ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, प्रैक्टिस पे रहता है। आपको फर्स्ट लेवल के लिए अपनी हीलिंग सीखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि आपको एट्यून कर देंगे वो। ठीक फिर है, भी अप्रोक्सीमेटली 10 दिन 20 दिन 2 महीने 4 महीने 2-3 दिन लगेंगे, पर उसके बाद वही है कि आपको पहले खुद पे काम करना प्रैक्टिस पड़ेगा। करना। नॉर्मली आपको क्या लगता है, आपको कितना टाइम लगा? मैंने जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने जो स्टार्टिंग में मैंने एंजल हीलिंग सीखी थी, तो उसमें क्या होता है, आप थोड़े रिलीव्ड रहते हो। मुझे 7 to 15 डेज लग गए थे फिर भी, क्योंकि आपको उनकी एनर्जी चैनल करने के लिए आना चाहिए। लेकिन वो फिर भी ईजी होता है, क्योंकि उनकी एनर्जी है, तो आपने उनके साथ कनेक्ट होना है। तो अगर आपकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग है, आप मेडिटेट करते हो तो कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगी। तो अगर आपकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग है तो आप जल्दी कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया एंजल हीलिंग में। एक में उसमें इतना टाइम लगा। मैंने नारायण रेकी की थी, तो उन्होंने एक दिन में ही सारी चीज़ें सिखा के ट्यून किया था, लेकिन फिर प्रैक्टिस के लिए बहुत दिन चले गए थे। फिर करुणा रेकी के लिए टाइम। प्रैक्टिस आप अपने आप करते हैं या आपका ट्रेनर करवाता है? 21 डेज सेल्फ हीलिंग जो होती है उसमें प्रैक्टिस रहती है। ओके, कितना टाइम चाहिए होता है पर डे? देखो, उसमें तो क्या रहता है, उसमें आप एक तरह से मंत्रास का भी यूज़ कर रहे होते हो। नॉट एग्जैक्टली मंत्रा, बट जैसे वर्ड का, जैसे राम 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 बोल रही हूँ मैं, वैसे कर रही हूँ। तो उसमें अगर 108 में 108 एक सेंटर पे डाल रही हूँ तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। या अगर मैं कोई मंत्रा के थ्रू भी है ना चैनलाइज करने के लिए यूज़ कर रही हूँ तो 108 बार कर रही हूँ तो वो उतना टाइम लगेगा। मैं कोई शॉर्ट वर्ड यूज़ कर रही हूँ तो कम टाइम लगेगा, ज़्यादा कर रही हूँ तो 1 घंटा लग जाएगा मुझे। तो ये 15-20 मिनट नॉर्मली लगेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो मंत्र जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं या हम कोई भी अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं? देखो, मंत्रास के थ्रू भी हीलिंग होती है, क्योंकि मंत्रास की भी अपनी वाइब्रेशन होती है, वो भी सर्टेन फ्रिक्वेंसी पे मूव करते हैं। जैसे आपको कोई चीज़ रिसीव करने के लिए भी उस फ्रिक्वेंसी को कैच करना पड़ेगा। जैसे रेडियो वेव्स होती हैं, आप अपने रेडियो स्टेशन पे कोई चीज़ ब्रॉडकास्ट हो रही है, आप अपने वहाँ पे सुन पा रहे हो, क्योंकि आप सेम फ्रिक्वेंसी से सुन पा रहे हो। ठीक है, तो अब जो कोई अब मेरे को जो चीज़ चाहिए होगी, मैं उसका मंत्रा चांट करूँगी ना, है ना। हाँ, क्योंकि मुझे उसकी फ्रिक्वेंसी मैच करनी है, तो हर चीज़ के लिए हर अलग मंत्रा रहेगा फिर। क्योंकि इसी में मैंने सुना था कि एक कंसेप्ट है जिसमें अगर कोई जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो मंत्रा चांट नहीं कर सकते, तो हम लोग जैसे ओम बोल रहे हैं, या फिर पानी का गिलास सामने रख के तो हम वाटर को एनर्जाइज कर सकते हैं और फिर वो पानी दे सकते हैं, बच्चे को देते हैं, तो वो ऑलमोस्ट सेम इफेक्ट देता है जो कि हम मेडिसिन देते हैं। तो क्या ये कंसेप्ट आपको लगता है एनर्जी हीलिंग के अंदर बड़ों के लिए भी चल सकता है? सबके लिए चल सकता है। पानी एब्जॉर्बर होता है, वो एब्जॉर्ब करता है। कई बार हम नेगेटिविटी चेक करने के लिए भी पानी में नींबू डाल के या पानी में नमक डाल के रखते हैं और उसको देखते हैं, चेक करते हैं बाद में। ये वे होता है नेगेटिविटी चेक करने का। तो पानी एब्जॉर्बर होता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की एनर्जीज को जो है एब्जॉर्ब करता है। जैसे पुराने टाइम में आपने, अब तो कम मिलते हैं देखने को, लेकिन अगर हम देखते भी थे तो ऋषि जो होते थे उनके हाथ में होता था पीतल का, और उसमें पानी होता था। वो कुछ भी किसी को श्राप भी दे रहे हैं तो वो मंत्र पढ़ रहे हैं और उसको दे रहे हैं, क्यों? पानी वो एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है और वो वहाँ जाके वर्क कर रही है। तो ये हर चीज़ के लिए वर्क करेगा, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, क्योंकि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी। ओके, सो अब हम एक कंसेप्ट पे थे बीच में जिसमें हम बात करते हैं ओरास। आपने बताया कि मेरा ओरा येलो कलर का। हाँ,
तो कितने टाइप के और कलर होते हैं ऑरा के? सात ही जितने हैं? कलर्स हैं उतने टाइप का ऑरा होता है, ठीक है। बहुत खराब होगा तो वो मतलब परफोरेटेड ऑरा की और भी चीज़ें होती है, मतलब कलर के अलावा और भी चीज़ें देखी जाती है, इतना स्ट्रेंथ है, वो सब आपको बताया जाता है जब आप हीलिंग सीखते हो ना। तो वो स्कैनिंग का जो प्रोसेस बताया उसमें बताया जाता है। बट मेनली कलर्स आप यही देखो, जो चक्रास के कलर्स हैं, है ना, वो 7 कलर्स हैं, वही स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट से ही आए हैं विभी, और वही कलर्स हैं, वही Right. उसके मेनली यही रहता है, क्योंकि मेन लाइट का सोर्स इज वाइट लाइट। तो थोड़ा और मेरे को बताएंगे कि जैसे हीलिंग का हम बात कर रहे हैं और साथ में हम बात करते हैं कि दूसरे बंदे को एनर्जीज दे रहे हैं, तो इसके लिए आपने बीच में कंसेप्ट बताया था कि रिमोट हीलिंग का, तो वो कैसे काम करती है? क्योंकि बंदा सामने आप उसको टच करके हील कर सकते हो या फिर अपनी एनर्जी दे सकते हो। तो एनर्जी का कोई एरिया होता है 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर या इट कैन ट्रैवल एनी वे, जैसे वीडियो कॉल पे हो गया, आजकल तो व्हाट्सएप से भी होता है, तो क्या एनर्जी ऐसे भी रिकवर करती है? बिल्कुल, एनर्जी तो वेव्स मोशन में ही ट्रैवल करती है। जैसे मैंने आपको रेडियो वेव्स का एग्जांपल दिया, सेम वे जैसे टेलीपैथी का कॉन्सेप्ट है, आप मानते हो टेलीपैथी में? हाँ बिल्कुल मानता हूँ। तो सेम वे में डिस्टेंस हीलिंग काम करती है कि अगर मैंने यहाँ पे कोई वाइब्रेशन, सर्टेन वाइब्रेशन सेंड की है, ठीक है, तो क्या होगा, वो वहाँ पे जाके वो जब रिसीव करेंगे, तो जब हम किसी की हीलिंग करते हैं तो कहते हैं कि अगर रिसीवर को पता है कि उसकी हीलिंग हो रही है तो जल्द ईजी होता है वो प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि उसको पता है। तो वो क्या होता है कि वो फ्रिक्वेंसी मैच करना ईजी होती है। जैसे ट्रांसमीटर्स लगाए जाते हैं तो रिसीवर्स भी लगाए जाते हैं उसी सिमिलर वे में। तो वो करती है क्योंकि एनर्जी तो ट्रैवल करेगी ना, उसका तो मोशन होता ही है, वेव मोशन में ट्रैवल करेगी वो। तो डिस्टेंस हीलिंग की हम बात करते हैं, क्या सेम इफेक्ट देता है वो जो कि एक फेस टू फेस हीलिंग हो रही है, डिस्टेंस हीलिंग हो रही है, तो इफेक्ट इक्वली इफेक्ट रहता है, इक्वल इफेक्ट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। बस रिसीवर पे डिपेंड करता है कि उसकी रिसीविंग एनर्जीज कैसे है। अगर तो वो अवेयर नहीं रहेगा कॉन्शियसली तो फिर वो उतने अच्छे से रिसीव नहीं कर पाएगा। अगर वो अवेयर है, शांत है, अवेयर होगा तो शांत रहेगा ना, उस चीज़ के लिए शांत रहेगा तो अच्छे से रिसीव करेगा, उतना ही इफेक्ट आएगा। इसमें कोई भी ऐसा नहीं होता कि डिस्टेंस पे सेंड नहीं कर सकते। देखो मैं सिंपली बताती हूँ, किसी इमोशन का, बच्चों को प्यार होता है, बच्चों को मतलब कॉलेज के बच्चों को प्यार होता है, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि यार मैंने उसको देखा ना, उसने भी मुझे देखा, उसको कुछ है, इमोशनल एक्सचेंज हुआ है ना, आई कांटेक्ट हुआ, उसको बड़ा वो देते हैं। कैसे सेम इमोशन दोनों में ट्रैवल कर रहा है फ्रीक्वेंसीज से, वैसे ही ये भी हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग भी ट्रैवल करेगी, सेम ही चीज ट्रैवल होगी, सेम इमोशन। लव एट फर्स्ट साइट इज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जितना रियल वो है उतनी रियल है। ठीक है, ये हमारे व्यूअर्स को हेल्प करेगा जरूर समझने में। दे विल ट्राई टू डू सम काइंड ऑफ हीलिंग, सो ठीक, दैट इज गुड। सो एक चीज़ और भी मुझे पूछनी थी, हम बात कर रहे हैं रेकी की हीलिंग की, तो इंडिया में कितने टाइप की हीलिंग प्रोसेस चल रही है? जितने हीलर्स हैं उतने टाइप के अलग अलग प्रोसेस, हर एक अपना नया अपना बना रहा है। सबका नहीं नया बना नहीं रहा। आप ये बोल सकते हो कि ये जो कहते हैं ना बेस नॉलेज सेम है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंटेशन का तरीका अलग है, ओके, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप कुछ भी नाम दोगे तो आप उसको कर लोगे, लेकिन उसके लिए जो रिक्वायर्ड होगा, जो वो स्टेप्स होंगे वो सेम रहेंगे। तो आप, मैं कल को अपने नाम से भी कुछ कर सकती हूँ, पर कर मैं उसमें एनर्जी मैनिपुलेशन ही रही हूँ। तो कितनी भी टाइप की हो सकती है, बहुत टाइप्स हैं, कितना तो हम नाम ही ले रहे हैं कितनी टाइप्स का, उसके अलावा भी बहुत होती है। तो इसके लिए किसी टाइप के गुरु की या ट्रेनर की ज़रूरत होती है, कोई भी यूट्यूब से कंटेंट वगैरह देख के भी सीख सकता है? नहीं कर सकते, क्योंकि आप उस एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाओगे। रियल वर्ल्ड में जब हम प्रैक्टिकली करते हैं ना, जैसे अभी हमने बार बार इसको साइंस से जोड़ा, तो देखो साइंस में भी 2 तरह की नॉलेज होती है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज। यहाँ पे भी यही होगा, थ्योरी अलग होगी, प्रैक्टिकल अलग होगा। अब यूट्यूब से या कहीं से भी देख के थ्योरी तो आपने कर ली, पर जब आप प्रैक्टिकली कर रहे हो आपको बहुत चैलेंजेस आएंगे। जैसे मैंने MSc केमिस्ट्री का रखा है, ठीक है, तो अब लैब में जाते थे, अब मैनुअल से अगर मैंने पढ़ लिया है, टीचर ने डिक्टेट कर दिया, लैब में मैंने पढ़ लिया, रिजल्ट नहीं आ रहा है उस चीज़ का, फिर तो मुझे गुरु की, टीचर की ज़रूरत पड़ रही है ना। यहाँ पे भी जो प्रॉब्लम आ रही है, गुरु की ज़रूरत पड़ रही है। और दूसरा मैंने कहा था शक्तिपात, अट्यूनमेंट ज़रूरी है। तुम्हारे पास वो एनर्जी होगी तो ही तुम उसको आगे यूज़ कर पाओगे। वो उसी से आएगी जो तुमसे 1 स्टेप आगे होगा या 10 स्टेप आगे होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है एक ट्रेनर की, और दूसरा आपको आपके प्रोटेक्शन के बेस समझाने में, क्योंकि हर हीलर के पास अलग टाइप के केसेस आएंगे, अलग प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो बिना गुरु के तो बहुत मुश्किल हो जाएगा डील करना। एक कंसेप्ट है जैसे कि हम एनर्जी के थ्रू हील कर सकते हैं,
तो इज इट पॉसिबल कि एनर्जी के थ्रू किसी को नेगेटिव इफेक्ट दे सकते हैं? दे सकते हैं। और वो क्या होगा, कैसे होगा? ब्लैक मैजिक में एनर्जी मैनिपुलेशन ऐसे ही होता है, उसको नेगेटिवली इम्पोज किया जाता है किसी में। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आप ईविल आई एमुलेट पहनते हो, बिल्कुल। ब्लू कलर का होता है वो, है ना, उसके Yes, अंदर right. ब्लैक होता है। तो ब्लू कलर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है, कम वेवलेंथ होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हम साइंस में पढ़ते हैं, राइट, है ना। जस्ट लाइक कि 2.4G और 5G का effect हाँ आता हाँ है। हाँ, तो वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अब नेगेटिविटी की फ्रीक्वेंसी कितनी भी हो सकती है ना। तो हम ब्लू ही कलर यूज़ करें क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है ना। तो इस तरह से वो आ रही है जो चीज़ फ्रीक्वेंसी की टर्म में ट्रैवल कर रही है, मतलब वो कोई एनर्जी आ रही है, तो वो नेगेटिविटी भी एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, मतलब आती है आपके पास। तो जैसे हम कहते हैं कि भूत है, प्रेत है, ये सब चीजें होती है, Negative entities सारी। they are some kind of energy. एनर्जी है क्योंकि वो भी सोल्स हैं। Can you feel it? समटाइम्स लाइक कभी कभी आई हैव सीन इट, ऐसा नहीं बोलूँगी मुझे दिखते हैं, पर कई बार आप ऐसी प्लेस विजिट करते हो बीइंग अ एनर्जी हीलर ऐसा, और इस लाइन में होने के बाद आप क्योंकि मेडिटेट कर रहे हो तो आप एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी को पहचान पाते हो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सभी पहचान पाते हैं। कई बार हम किसी के घर जाते हैं, बड़ा पॉजिटिव लगता है, कई बार बड़ा नेगेटिव लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ कला कलेश बहुत है, सब झगड़ते हैं, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लगता। वैसे ही सिमिलर वे में आप एनर्जी डीलिंग कर रहे हो तो आपको कई प्लेसेस में अगर कुछ ऐसा है, वो एनर्जी भी अगर तंग है तो आप पहचान पाते हो। So ma'am, as we are moving towards the end of this podcast, so एक क्वेश्चन मेरे माइंड में राइज हो रहा है कि यू आर इनटू हीलिंग मोडेलिटी, सो भूत प्रेत पिशाच वगैरह ये भी एक टाइप से एनर्जीज ही है। तो आपने कभी कुछ ऐसा ऑकर्ड या कुछ ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी फेस की है, कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ? समटाइम्स की है, जैसे कि इनिशियल स्टेज में बहुत की है, जिस टाइम पे पता नहीं था कि कैसे हैंडल कर सकते हैं, और मतलब प्रैक्टिस फेज में बहुत की है। जैसे एक बारी मैंने अपने पीछे कुछ देखा, पीछे मुझे ये नहीं पता चला मेरे पीछे कोई है, बस मैं हाथ धो रही थी बेसिन के ऊपर, तो मुझे मिरर पे दिखाई दिया, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैं घबराई नहीं। 2 मिनट के लिए मुझे लगा मैं गलत देख रही हूँ, मैं नीचे देखने लग गई, फिर मैंने ऊपर देखा तो वो चीज़ तो दिख रही थी, वो गई नहीं थी, मतलब वो चीज़ है तभी दिख रही है। अगर मैं उस टाइम पीछे मुड़ जाती, मैं उसको रिएक्शन देती, तो शायद मे भी प्रॉब्लम होती या नहीं होती, पर उसने मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने तब एक्सपीरियंस की थी। दूसरे अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस होते हैं जब आप हीलर होते हो, जब आप किसी का ब्लैक मैजिक ट्रीट करते हो, है ना, या कोई ऐसी नेगेटिविटी जो ऊपर से छोड़ी गई है। ब्लैक मैजिक के भी टाइप्स होते हैं ना, आपने कुछ खा लिया है, आप पे छोड़ा गया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें भी आपको दिखती हैं, पर ज़रूरी नहीं है वो आपको अफेक्ट करेगी। अगर आप प्रोटेक्टेड हो, आपको प्रोटेक्शन करने आती है, तो काफ़ी हद तक मतलब ये एक्सपीरियंसेस रहते हैं, बट बहुत ऐसे है कॉमनली हम इसको ट्रीट करते हैं। पर ये 1-2 एक्सपीरियंसेस जो शुरू में अचानक देख लिए, जिसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, ये हुए हैं, बट बहुत स्टार्टिंग में। So healing can help in relationship management also. रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हेल्प करता है। जैसे मैंने आपको हार्ट चक्रा का एग्जांपल दिया था, तो आपका हार्ट चक्रा बैलेंस्ड होगा तो आपको पता होगा कि करेक्ट अमाउंट ऑफ इमोशन आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, या आपको किसी की भी चीज़ के लिए कैसे रिएक्ट करना है। आप पे सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो आपको क्या कब रिस्पॉन्ड करना है या कब इग्नोर करना है, तो वो उस चीज़ में करता है। तो पहले आप उस इंडिविजुअल की हीलिंग करोगे, फिर वो हीलिंग एनर्जीज, वही लव वाले इमोशंस हीलिंग एनर्जीज की फॉर्म में जो रिक्वायर्ड होंगे, वो दोनों की जो है उसके एनर्जी फील्ड पे और उनके सेंटर्स के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करोगे, तो वो अभी होएगा। एक जैसे एक आदमी की नेगेटिव एनर्जी है और एक दूसरा इंसान है वो पॉजिटिव एनर्जी रखता है, उसका ऑरा पॉजिटिव है, क्या वो उसके और दूसरे इंसान के ऑरा को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता है हीलिंग के थ्रू? बहुत आराम से कर सकता है, अगर उसका थॉट प्रोसेस वैसा है। अगर उसका थॉट प्रोसेस ऐसा है, देखो 2 तरह का होता है, एक होती है डिटैचमेंट बहुत आ जाती है, अगर कोई खुद पॉजिटिव है लेकिन वो डिटैच्ड है, आसपास के एटमॉस्फेयर से उसे फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर वो दूसरे के लिए नहीं इतनी चीज़ें करेगा क्योंकि वो डिटैच रहेगा। एक ऐसा होता है कि वो इंसान बहुत पॉजिटिव है और वो मदद भी करना चाह रहा है, ठीक है, तो उस केस में वो कर सकता है, उसको उसमें बहुत सारे चेंजेस ला सकता है। ऐसा होता है ना कई बार हमारे ग्रुप में, हम ग्रुप में खड़े हैं, कोई एक पर्सन आ जाता है, उसके आने से ना अटेंशन ही डिफरेंट हो जाती है, सब उस पर ध्यान देने लगते हैं और अलग ही ऑरा, मतलब अलग ही चीज़ सेंस होने लगती है, बहुत अच्छा लगता है। तो उसी वे में ये वर्क करता है। सो मैम,
दिस इज़ द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, काफ़ी नॉलेज मिली हमें एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जीज़ के बारे में। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा इन एनर्जीज़ की रिकवरी प्रोसेस को फॉलो करके आप बहुत कुछ कर सकते हो। अपने रिलेशनशिप को मैनेज कर सकते हो, आप अपने एग्ज़ाम्स के फियर्स को ओवरकम कर सकते हो, आप अपने लाइफ में आने वाली मैनी अदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक यू आकांक्षा मैम। थैंक यू सो मच फॉर So- हैविंग मी। मोस्ट वेलकम। और आपको फिर दोबारा हम बुलाएंगे एक नए पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। सो प्लीज़ गिव अस योर लव एंड सपोर्ट बाय लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। थैंक यू।